नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 5 में उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है वह आर्टिकल 63 से 69 के बीच में है। आर्टिकल 63 से 69 के बीच में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा आर्टिकल 63 में है। तो इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है, यानी आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पद को यूएसए के संविधान से लाया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लाया गया है उपराष्ट्रपति के पद को। अब देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का सभापति अलग से कोई व्यक्ति नहीं होता, वह भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति हो जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को वेतन भी सभापति होने के नाते ही मिलता है, यानी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है तो वह सभापति भी हो जाता है, तो उसे सभापति होने के लिए वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए उसे वेतन मिलता है। ठीक है, तो अब आप जान गए कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसे राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है, यानी राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को राज्यसभा का उपसभापति बना दिया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वह अनुपस्थित रहते हैं, तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। जितने भी पावर राष्ट्रपति के पास थी उन सभी पावर का प्रयोग करता है उपराष्ट्रपति। तो अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह सभापति का पद संभालता है, और जो सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति वह राष्ट्रपति का पद संभालता है, और उस दौरान उपसभापति का पद जो है वह खाली रहता है। ठीक है, यानी उपसभापति सभापति बन जाता है और सभापति यानी उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति बन जाता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, यह बात आर्टिकल 65 में बताया गया है। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, कभी कभी आकस्मिक स्थिति के कारण भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, जैसे खराब स्वास्थ्य, यदि राष्ट्रपति का तबीयत खराब हो जाए, अपहरण यानी राष्ट्रपति का कोई अपहरण कर ले, मृत्यु राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, या फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, तो यह सभी आकस्मिक स्थिति है। और इस स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा जो है वह आर्टिकल 66 में है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है।
हमने राष्ट्रपति वाला वीडियो में बता दिया था कि एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति क्या होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय उसे कहते हैं जब जिसको सबसे कम वोट मिला रहता है तो उसके वोट को लेकर सबसे अधिक वोट मिले हुए उम्मीदवार में मिला दिया जाता है, तो उसे ही एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। और अनुपातिक पद्धति उसे कहते हैं कि इसमें सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, तो उसे ही अनुपातिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत सदस्य हो या फिर निर्वाचित सदस्य हो। सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये भाग लेते हैं। जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ये भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, सभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। अब देखिए, राज्यों के जो विधानसभा सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इस वजह से विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में न विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का जो विधान मंडल होता है वो भाग नहीं लेता है। विधान मंडल के अंतर्गत विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों आते हैं, और ये दोनों जो हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये दोनों भाग नहीं लेते हैं, ना विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसके बाद है कि 35 वर्ष आयु होना चाहिए या फिर 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 35 वर्ष आयु हो या फिर 35 वर्ष से अधिक आयु हो। पागल नहीं होना चाहिए और ना ही दिवालिया होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं जो अपने औकात से अधिक कर्ज ले रखा हो, तो उसे ही दिवालिया कहा जाता है। अगर उस तरह के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो वह जनता के पैसे से ही अपना कर्ज भरता रहेगा। इस वजह से दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए तथा उसके 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक हो, यानी 20 ऐसे सांसद जो कहें कि यह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने लायक है, तो ही वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, अन्यथा नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये थी उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को भी जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है, और वो भी आरबीआई के पास। 15,000 रुपया सभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते हैं वो आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करते हैं। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकते हैं। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो यह हटता नहीं है। जब तक अगला उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाते हैं तब तक यह अपने पद से नहीं हटता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 67 में है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। तो आइए अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह कैसे लगता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सबसे पहले राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का ही सभापति होता है, इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया सबसे पहले राज्यसभा से ही प्रारंभ की जाती है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत से महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है राज्यसभा में। प्रारंभ करने के बाद इसे पारित किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा में महाभियोग को पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है। जब राज्यसभा में महाभियोग को 2/3 मत से पारित कर दिया जाता है तब इसे लोकसभा में भेजा जाता है, लेकिन लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को जो करना होता है वह करते हैं। अब सूचना देने के 14 दिन बाद इसे लोकसभा में भी पारित किया जाता है। लोकसभा में भी महाभियोग को पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है। यदि महाभियोग लोकसभा में भी 2/3 मत से पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, यदि ओवरऑल में समझा जाए तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सबसे पहले राज्यसभा से 2/3 मत से पारित किया जाता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है 14 दिन पहले, और 14 दिन बाद महाभियोग को लोकसभा में 2/3 मत से ही पारित किया जाता है। यदि लोकसभा में भी महाभियोग पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो यह थी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर या फिर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ की। तो देखिए उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो हमने ये सब पढ़ा उपराष्ट्रपति के बारे में। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।